हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना 95% लाने के लिए अपने वीकली टारगेट्स अपने सब्जेक्ट्स में कैसे बनाने चाहिए। अगर बच्चों आप वीकली टारगेट्स बनाते हैं और अगर वीकली टारगेट्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो परसेंटेज है वो 95% और उससे अबव भी आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वीकली टारगेट्स को आप कैसे सेट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, सपोज कर लेते हैं कि हम एक कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो एक हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया अपना फिजिक्स। अब जैसे हमने क्या फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स में आपको पता है कि एनसीईआरटी की आपके पास क्या है, 2 बुक्स हैं। एक आपकी है पार्ट 1 वाली इधर, और ये आपकी पार्ट 2। अब आपके पास देखिए ये 2 बुक्स हैं। अब एक में पार्ट 1 है, एक में आपका पार्ट 2 है। अब आपको देखिए क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको टोटल चैप्टर काउंट करने चाहिए पार्ट 1 के। सबसे पहले आपको टोटल चैप्टर क्या काउंट करने चाहिए, पार्ट 1 के। तो देखिए आप पार्ट 1 में आएंगे तो आपको दिखाई देगा इस बुक में, एनसीईआरटी में टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं। सिमिलरली आप आएंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में जब आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा पार्ट 2 में है आपके चैप्टर नंबर आपका 9 से स्टार्ट हुआ है और चैप्टर नंबर आपका 14 तक गया है। तो यहाँ पर आपके टोटल चैप्टर हो गए हैं 14। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को देखेंगे तो आपके पास टोटल चैप्टर होगा 14। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 14 चैप्टर्स को पूरे ईयर्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। आपको 14 चैप्टर्स को पूरे ईयर में डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सपोज करिए टाइम कम बचा है, आप इस वीडियो को उस समय देख रहे हैं जब आपके ऑलरेडी 2 से 4 महीने निकल चुके हैं, तो आप क्या करें, जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम है आपको क्या करना है, आपको जनवरी तक का जो भी टाइम होता है, आपको जो जनवरी में आपको पता है कि भाई फरवरी में आपका एग्ज़ाम एंडिंग में स्टार्ट हो जाता है या फिर मार्च के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है, जनवरी एंडिंग तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों बुक के ऑल चैप्टर्स को डिवाइड करना है जनवरी से पहले जितना आपके पास टाइम क्या बचा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, अराउंड 7 मंथ बचे हुए हैं। एक हम डेटा लेके चलते हैं कि भाई हम अराउंड हमारे पास 7 मंथ बचे हुए हैं। अगर हमारे पास 7 मंथ बचे हुए हैं तो आपको पता है कि भाई 7 मंथ में हमको क्या करना है, इन दोनों बुक को कंप्लीट करना है। और इन दोनों बुक में क्या है, 14 चैप्टर हैं। अगर आपके पास 14 चैप्टर हैं और आपके पास टाइम है 7 मंथ का, तो इसका मतलब हो गया आपको 1 मंथ में क्या करना है, आपको 1 मंथ में 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना है। आपके पास 1 मंथ का टाइम है और आपको 2 चैप्टर्स फिजिक्स में कर लेना है। और अगर हम इसको डिवाइड करें 15 डेज में, तो मतलब हो गया 1 मंथ में 2 चैप्टर, तो 15 डेज में आपका हो गया सिंगल चैप्टर। मतलब 15 डेज में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और 15 डेज में 1 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब हुआ कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन, आपको सारे के सारे आपको एग्जाम्पल सब कुछ 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको अपनी जो बुक्स हैं उनकी अकॉर्डिंग अपना टारगेट्स बना लें। जैसे इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको टारगेट बताया कि अगर आपको सिलेबस 7 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है तो आपको 15 डेज में 1 चैप्टर करना है। 1 मंथ में आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे और 7 मंथ में आपके 14 चैप्टर आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे और आप इसको क्या आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब आप वीकली टारगेट बनाना है उसके देखिए क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास जैसे पता है कि आपको 15 डेज में 1 चैप्टर करना है, तो आप कोशिश ये करें कि 1 वीक में ही आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। और जो रिमेनिंग 1 वीक है, जो रिमेनिंग 1 वीक है आपके पास, उसमें आप कंप्लीट रिवीजन दें, एकदम उसको रट्टा मार लें, अच्छे से समझ लें और वो चीज़ आपके माइंड में क्या है, स्टोर हो जाए। देखिए चैप्टर तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपसे पूछा गया और आप बता ना पाएँ। भाई चैप्टर तैयार करने का मतलब है कि भाई आपसे चाहे थ्योरेटिकल पूछें, चाहे आपसे न्यूमेरिकल पूछें, चाहे आपसे डेरिवेशन पूछें, चाहे आपसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल पूछें, चाहे आपसे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछें, आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई चैप्टर को पकड़ा, ये थ्योरी कर ली, फॉर्मूले छोड़ दिए, न्यूमेरिकल छोड़ दिए और कह रहे हैं भैया हमारा तो बहुत जल्दी हो गया, हमारा सिलेबस बहुत जल्दी हो गया। और जब ये कहते हैं तो भाई सिलेबस थोड़ी जल्दी हो गया, वो तो तुमने ज़बरदस्ती कर लिया जल्दी।
भाई जितना पोर्शन है वो उसको तो करिए भाई। पहली चीज़ तो कि भाई आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ना है, उसकी सारी डेफिनेशन लर्न करनी है, फिर उसके बाद आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगा, उसकी सारी चीज़ लर्न करनी है, फिर उसके बाद आपके सॉल्व प्रॉब्लम आ जाएंगे, उनको करना है। आप बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको क्या है 1 मार्क वाले क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स वाले मिलेंगे, उनको करना है। फिर आपके क्या है लॉन्ग आंसर्स वगैरह होते हैं जो आपके ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप करिए। जैसे सपोज करिए कि भाई आपका 14 में कोई क्वेश्चन आया है, आपको क्वेश्चन 16 में आया, कोई क्वेश्चन 19 में आया, तो इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। जब आप करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना आपने तैयार किया। अगर आप करेंगे नहीं तो भाई आपको तो लगेगा कि भाई आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन जब पेपर आएगा तुम्हारे सामने तो पेपर में कुछ अलग तरीके का आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस, तो फिजिक्स में आपकी हम बात कर लेते हैं क्लास 12th में। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन होता है वो होता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, और जो आंसर आता है वो आपका आता है C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए इससे कौन कौन से डेरिवेशन बन सकते हैं। देखिए इससे जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो आपका देखिए क्या बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है इसका आपका क्या तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आप कंसीडर कर लें C0 कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का इन केस ऑफ एयर, और C कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का इन केस ऑफ मीडियम हैविंग डायरेक्ट कांस्टेंट K, तो आपको प्रूव करना है C/C0 की जो वैल्यू है वो K है, या फिर आपको प्रूव करना है जो C होगा वो C0 का K टाइम्स होगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट में आ जाते हैं। अब जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है आंसर देना है। तो देखिए आपके पास क्या होता है एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके पूछने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको वो सारे तरीकों को भी सीखना है कि भाई हमारा जो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ है उसको एग्जाम में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। और बच्चों अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई मॉडल पेपर वगैरह हो तो आप साथ में ये भी कर सकते हैं कि भाई आपने मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, उसके आप साथ में क्या ईयर वाले क्वेश्चन करते जाइए। भाई CBSE 2014 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 2017 में कौन सा आया था, 2019 में कौन सा आया था। इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी आप क्या साथ में कर सकते हैं। अगर आप साथ में करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉपरली आपकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मैनर में होती जाएंगी। तो देखिए ध्यान रखिए कि भाई वीकली टारगेट्स आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलें। और देखो एक और काम करना आप साथ में, देखो जब वीकली टारगेट आपने बना लिया तो वो भी था कि आप टारगेट या कंप्लीट करते जाओगे। आपने 15 डेज में 1 चैप्टर कर लिया, 1 मंथ में आपने 2 चैप्टर कर लिया। फिर आपको एक काम ये करना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब मंथ के लास्ट में आपको क्या है दोनों चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन देना है, सारी चीज़ों को फिर से रिवीजन देना है। जब आप सेकंड मंथ में आएँ तो आप फिर से 15 डेज का अपना वर्क करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज का करेंगे, तो फिर आपका 2 मंथ कंप्लीट हो, तो 2 मंथ में आपके 4 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएं आप इन सब का फिर से रिवीजन दें, चारों चैप्टर का फिर से रिवीजन दें। और अगर आपको ये साइकिल अगर आपने इसको कंटिन्यू रखा, ऐसे आप करते गए, थर्ड मंथ में आपने 6 चैप्टर का फिर से रिवीजन दिया, आपने 4th मंथ में 8 चैप्टर का रिवीजन दिया फिर से, तो फिर ये साइकिल आपके चलती जाएगी और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगी, आप अच्छे से समझ लेंगे। और सारी चीज़ें जब अच्छे से आ जाएंगी फिर डेफिनेटली आप अपने जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, बिकॉज आपने जो डेटा है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ों को समझा हुआ, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक कोई नहीं रोक सकता आपको 95% लाने से। आपके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। और बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है जो आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।